वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल जेके एग्जाम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे। जैसा कि हम सबको मालूम है, इससे पहले भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई। लाइक 1960s में की गई, 1980s में की गई, 1990s में की गई, लेकिन वो अमेंडमेंट्स कुछ खास नहीं थी, कुछ ज़्यादा नहीं बदला गया था। लेकिन इस बारी 1990s के बाद पहली बार 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी दी गई, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जिसमें बहुत सारा कुछ बदलाव हमें देखने को मिला। तो बहुत सारा इवन मैं कह सकता हूँ कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही करीबन 70-80% बदल दिया गया है। तो ये करीबन 2022 में लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन क्षेत्र था वो इससे पहले एमएचआरडी के अंदर आता था, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अब इसी को बदल करके इसको सीधे अब कहा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसके अलावा जो हमारा एजुकेशन प्रोग्राम चलता था दैट इज 10+2, तो इसको बदल करके 5+3+3+4 में तब्दील कर दिया गया है। इसको हम आगे डिटेल में जानेंगे कि ये क्या मतलब होता है इसका। इसके अलावा जो हम स्ट्रीम चूज करते थे एट क्लास 11, तो इसको भी खत्म कर दिया गया है और मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। चलिए पहले देखते हैं जो हमारा पहला प्रोग्राम चलता था 10+2 का। तो उसमें क्या होता था कि एक बच्चे को एट द एज ऑफ 6 से पढ़ाई स्टार्ट करनी होती थी एट फर्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज फर्स्ट क्लास से लेकर के अप टू 10th तक। उसके बाद 11 को हम स्ट्रीम चूज करते थे तो 12th तक चला जाता था, दैट इज 10+2। तो इससे क्या होता था कि 12 साल हमें पढ़ना पड़ता था। लेकिन इस बारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या किया गया है कि अब हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट निगरानी करेगी, हमें अब 15 साल पढ़ना पड़ेगा, दैट इज 5+3+3+4 की स्कीम के बुनियाद पे। क्या अब 12th के बाद हमें फिर से 3 साल पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ये वो चीज नहीं है। ये असल में क्या है कि जो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले के 3 साल है, लाइक हम 6 साल से पढ़ाई, अब 3 साल से ही एक बच्चे को स्कूल जाना पड़ेगा, 3 साल से एट द एज ऑफ 3। दैट मीन्स अब पहले से ही 3 साल पहले ही गवर्नमेंट हम पे निगरानी करेगी। क्या है कि ये तो स्कूल ने पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया था, दैट इज नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो तो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर नहीं आता था, बस बच्चे को पढ़ाया जाता था, तो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लेकिन कुछ नए अंदाजे के साथ इसमें क्या किया गया है कि जो 5+3+3+4 पॉलिसी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो पहले 5 साल है दैट इज किंडरगार्टन क्लासेस के 3 क्लासेस, उसको प्राइमरी में हम कह सकते हैं, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड को इस फेज में डाला गया है, दैट इज इस फेज को कहा जाएगा फाउंडेशन फेज। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो पहली इसकी सबसे बड़ी बात है, इस फेज में एक बच्चे से कोई भी एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। तो इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। दैट मीन जो पहले 3 साल है वो ये खाली एक बच्चे को एक स्कूल के साथ, एजुकेशन के साथ अटैचमेंट्स के लिए होगा कि बच्चा स्कूल जाएगा, उसको अफेक्शंस होगी, उसको वहां पे जाना पसंद करेगा। क्या होता था कि बच्चा एग्जाम प्रेशर बाकी चीज उस वजह से वो यहाँ सिलेबस जो पहले से हम फ्रेम कर रहे थे, तो बच्चा प्रेशर में आ जाता था और वो स्कूल जाना पसंद ही नहीं करता था। तो इस बारी क्या होगा, इससे कि बच्चे को इंटरेस्ट आ जाएगा स्कूल जाने में या बाकी चीजों में। ठीक, तो इसके बाद जो अगले 2 साल रहेंगे फाउंडेशन के, 3 के बाद 2, फर्स्ट स्टैंडर्ड और 2 सेकंड स्टैंडर्ड, इसमें थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा बच्चे को, लेकिन विदाउट एग्जामिनेशन, और वो भी प्ले वे मेथड से ही होगा। जैसा कि हमने दिल्ली के स्कूल्स में देखा है कि वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, पहले वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, दैट इज प्ले वे मेथड्स के। तो ये अब कंट्री वाइड को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इसके बाद जो नंबर 2 स्टेज आएगा, दैट इज प्रेपरेटरी स्टेज। ये प्रेपरेटरी स्टेज ये 3 साल का स्टेज होगा। तो इसमें क्या सबसे पहली बात जो है, इसी स्टेज में जो एग्जाम्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा, दैट इज ये स्टेज चलेगा 3rd, 4th एंड 5th क्लास के लिए। ठीक, तो इसमें एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इसमें और क्या होगा कि जो सबसे बड़ी बात है, जो लैंग्वेज है, एक बच्चे को एक रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ा दिया जाएगा। या तो रीजनल लैंग्वेज में, दैट मीन्स अगर हम कश्मीरी है तो हमें कश्मीरी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा,
जाएगा, अगर कोई पंजाब का है तो उसको पंजाबी में पढ़ाया जाएगा, या तो नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, दैट इज जो कि हमारे इंडिया में हिंदी है तो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो है कि किसी भी स्कूल पर या किसी भी बच्चे पर ये दबाव नहीं है कि उसको रीजनल या नेशनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। उसको ये फ्रीडम दी गई है कि अगर वो इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना चाहे तो वो उसमें भी पढ़ना चाहेगा। दैट मीन्स स्कूल्स रहेंगे जो इंग्लिश मीडियम ही चलेंगे। तो इससे क्या मतलब हमें मिलता है कि रीजनल और नेशनल लैंग्वेज में भी अगर पढ़ना चाहेगा तो उसमें भी पढ़ सकता है, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ सकता है। लेकिन रीजनल और नेशनल लैंग्वेज पे ही ज्यादा जोर दिया गया है। तो इसके अलावा जो सिलेबस चलेगा, जो स्टडी के रिलेटेड वो फ्रेम कर दिया जाएगा वही चलेगा। साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल स्टडीज पढ़ाया जाएगा। तो इसमें वैसे ही, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा सा सिलेबस को मॉडिफाई कर दिया जाएगा। तो इसके बाद अगला स्टेज आता है 3 साल का, दैट इज क्लास 6th, 7th और 8th। इसको मिडल स्टेज कहा जाएगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, फिर से वही सिलेबस रहेगा। मैथ्स पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा, सोशल स्टडीज पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक्टिविटीज प्रैक्टिकल थ्रू पढ़ाया जाएगा। तो इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि आपको अपनी लैंग्वेज जो रीजनल है या नेशनल, इसके अलावा और एक लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, लेकिन इंडियन लैंग्वेज को। फॉर एग्जाम्पल आपको पंजाबी सीखनी पड़ेगी, आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी, आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। तो इन लैंग्वेजेस में कोई एक लैंग्वेज आपको चुननी पड़ेगी जो आपको सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको वोकेशनल कोर्सेज इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, दैट इज टेक्निकल कोर्सेज आपको इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी को पढ़ने के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कपड़े सिलवाने का इंटरेस्ट है, किसी को लकड़ियों की चीजों से कुछ बनाने का इंटरेस्ट है, कारपेंटिंग का इंटरेस्ट है, तो इन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। या किसी लड़की को खाना बनाने का शौक है तो उसको कुकिंग सिखाई दी जाएगी। ये कोर्सेज इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है इस स्टैंडर्ड में मिडिल स्टेज में क्या है कि कंप्यूटर नॉलेज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। दैट मीन्स बच्चे को पहले से कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज दी जाएगी, कोडिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि हमें पता है इस वक्त डिजिटल दुनिया की में ही दुनिया डिजिटल दौर में चली जा रही है, तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो इसका जान होना भी बहुत जरूरी हो गया था। सो इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एट मिडिल स्टेज लेवल। ठीक, तो ये हो गया अप टू 8th स्टैंडर्ड। तो इसके बाद जो 5+3+3 तो हो गया। इसके बाद है जो लास्ट के 4 साल है, जो कि 9th और 12th तक आता है। इस स्टेज को कहा जाएगा सेकेंडरी स्टेज। तो इस स्टेज में क्या किया गया है कि इसमें आपको सब्जेक्ट्स चुनने होंगे, जो जिन सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट होगा वो सब्जेक्ट्स आप इन पे पढ़ पाओगे। इससे पहले क्या होता था, हम 11th में जा करके स्ट्रीम चूज करते थे। हमें अगर किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता था हम वो स्ट्रीम चूज करते थे, और अगर फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा दूसरे स्ट्रीम से हम वो पढ़ नहीं पाते थे। तो इस बार उसको खत्म कर दिया गया है। आपको सब्जेक्ट चूज करने की फ्रीडम दी गई है कि आप कोई भी सब्जेक्ट, जिन भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, साथ में पॉलिटिकल साइंस का इंटरेस्ट है, तो आप इन सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हम साल के आखिर में एग्जाम देते थे एनुअल लास्ट में, तो उसको खत्म करके यहाँ से 8th स्टैंडर्ड तक तो वही चलेगा, साल के आखिर में आप एग्जाम देंगे। लेकिन इस बार इसमें सेमेस्टर्स में तकसीम कर दिया गया है, दैट इज 6 महीने के बाद ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो कुल 4 साल में आपके 12 सेमेस्टर्स लिए जाएंगे। इसके अलावा जैसा हमारे मिडिल स्टेज में हमने कहा कि आपको एक इंडियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, तो इस वाले स्टेज में आपको एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। लाइक आपको चाइनीज सीखनी पड़ेगी, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। इनमें से कोई एक लैंग्वेज को आपको चूज करना पड़ेगा जिसको आप को सीखनी पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा कि जब हम कोई बच्चा कल को फॉरेन जाता था तो उसको पहले वहां पे उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, जिसमें 1 साल, अगर हमारे 4 साल का कोर्स करना होता था तो हमें फिर 5 साल लग जाते थे, क्योंकि हमें 1 साल उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एक फॉरेन लैंग्वेज, अगर स्टूडेंट के आइडिया में कि मुझे किसी कंट्री में पहले से उसको दिमाग में बिठा लिया मुझे फॉरेन जाना है, किसी कंट्री में जाना है, तो उसको पहले से मौका मिलेगा फॉरेन लैंग्वेज सीखने का। तो इसके अलावा जो है, जो हमारा पहले ही
लाइक हमारे जेके बोस ने भी कहा कि हम सीबीएसई पैटर्न को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक नई एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया है कि क्रिटिकल थिंकिंग पे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, दैट इज कंसेप्चुअल लेवल पे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। क्रिटिकल उस तरीके से आपका सिलेबस फ्रेम कर दिया जाएगा जैसे आपकी थिंकिंग बढ़ जाए, जैसी आपकी सोच में इजाफा हो जाए। तो वैसा ही कुछ, अभी सिलेबस तो फ्रेम नहीं हुआ, ये डिटेल में आ जाएगा, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ तवज्जो दी जाएगी। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट, जो हमारा पहले 15 साल रहते हैं अप टू क्लास 12th, पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितना भी कहा गया था। अब हम बात करेंगे, ये तो 12th स्टैंडर्ड तक हमने कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की, कि ग्रेजुएशन कैसे होगी। तो ग्रेजुएशन को अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको 3 साल या 4 साल की बना दी गई है, लेकिन एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को ये चॉइस रहेगी, वो अगर चाहे 3 साल की ग्रेजुएशन करना है तो उसकी ग्रेजुएशन आ जाएगी, वो 4 साल की ग्रेजुएशन भी कर सकता है। इसमें क्या है कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट को हायर एजुकेशन की तरफ जाना होगा तो वो 4 साल की ग्रेजुएशन करेगा, और जो बच्चा ये कहेगा नहीं बस मुझे यही तक पढ़ना है, बस ग्रेजुएशन मुझे चाहिए, तो वो 3 साल की ग्रेजुएशन कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि अब एक कंफ्यूजन हुआ कि कल को कोई जॉब निकला, वहां पे एलिजिबिलिटी है, वो ग्रेजुएट है, तो वो कौन सी ग्रेजुएशन आपको चाहिए होगी। तो उस सूरत में आपको 3 साल की ग्रेजुएशन वहां पे चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अप्लाई किया तो आपको वहां पे चाहिएगी 3 साल की ग्रेजुएशन आपको चाहिए होगी। ये 4 साल की ग्रेजुएशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जो आगे की पढ़ाई करना चाहते थे। और इसमें और एक चीज है, वो मल्टीपल एंट्री एग्जिट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। क्यों, क्या हो, इससे पहले क्या होता था कि अगर एक स्टूडेंट 1 साल के बाद ग्रेजुएशन छोड़ देता था किसी पर्सनल कारणों की वजह से या कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से, तो अगर वो फिर 2 साल 3 साल बाद फिर से कंटिन्यू करना चाहता था तो उसको पहले से ही कंटिन्यू करना पड़ता था। लेकिन इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि इसमें कभी भी अगर आपने 1 साल के बाद छोड़ा तो आप वहीं से फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपने 1 साल की ग्रेजुएशन कर दी तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की का डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, और अगर आपने 2 साल की ग्रेजुएशन कर ली तो आपको ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी, और अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की तो आपको ग्रेजुएशन रिसर्च कर दी जाएगी। तो इसमें क्या है कि कोई भी बच्चा किसी भी जगह छोड़ सकता है, किसी भी जगह एंटर हो सकता है, एक चीज। दूसरा चीज, अगर मैंने कहा कि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम या जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको 3 साल की ग्रेजुएशन जरूरत है, लेकिन अगर आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना है तो आपको 4 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। इस 4 साल का चौथे साल का फायदा क्या है तो आगे देखेंगे। जब अगर आपको आपकी बार जब आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको भी आप 2 साल या 1 साल में डिवाइड कर दिया गया है। मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की ही होगी, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने खाली 3 साल की ग्रेजुएशन की हुई होगी, उनको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने पहले से ग्रेजुएशन रिसर्च भी किया होगा, मीन्स 4 साल की ग्रेजुएशन जिन बच्चों ने की हुई वो एक ही साल में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक अप्लाई किया जाएगा तो जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन की हुई उनको लेटरल एंट्री सीधे पीजी के सेकंड ईयर में मिल जाएगा। तो 4 साल वाले ग्रेजुएशन 1 साल में कंप्लीट करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, और 3 साल वाले 2 साल में कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद जो होता था, हम एमफिल करते थे, जो शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रोग्राम रहता था, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब इस कोर्स को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वो वैसे ही 4 साल चलेगी, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। तो ये रही हमारी सारी नई एजुकेशन पॉलिसी जो कि आगे अगले 1-2 साल में लागू होने जा रही है। सारा कुछ हमने आपको डिटेल में कहा, और कुछ चीजें इसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव चीजें, उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है कि पहला पॉइंट जो है कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो हमें बजट दिया जाता था, वो जो टोटल जीडीपी होती थी कंट्री की, उसकी अराउंड 3% हमें बजट में एजुकेशन सिस्टम के लिए दिया जाता था। लेकिन इस अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब की बार वो 6% तक बढ़ा दी गई है। दैट मीन्स बजट जो है एजुकेशन सिस्टम में तो वो डबल होगी, तो इससे बेहतरी आने की उम्मीद है। नंबर 2, जो प्राइवेट स्कूल अपनी फीस को लेकर के मनमानी करते थे उसको भी बंद कर दी जाएगी। स्कूल फीस जो है वो फिक्स्ड कर दिया जाएगा
थ्रू आउट कंट्री, और स्कूल के अकॉर्डिंग कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तो वो गवर्नमेंट सेट करेगा कि किस स्कूल के लिए कितना फी होगा, वो स्कूल की, वो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होगा। जो तीसरा जो एक अहम चीज इसमें इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज है, वो वोकेशनल कोर्सेज, दैट इज स्किल्स की तरफ जो मिडिल स्टेज में उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके बाद जो और एक अच्छा इनिशिएटिव दैट इज रिजल्ट। जो रिजल्ट पहले क्या होता था, साल के आखिर में आपने एग्जाम में कैसी परफॉर्मेंस की तो उसके आधार पर आपका रिजल्ट बनता था। लेकिन अब की बार इसमें क्या है कि आपको इसमें दो तीन चीजें और ऐड कर दी गई है। एक तो जो आप कैसे परफॉर्म करते हो एक अपने एग्जामिनेशन में, उसके अलावा आपको खुद को अपने आप को एसेस करना होगा। इससे क्या होगा, जब आप खुद को एसेस करोगे कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, तो उसको इसमें ऐड के आपकी थिंकिंग बढ़ेगी। क्योंकि जब हम आखिर में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या पीजी कंप्लीट करते हैं, आखिर में तो हमें खुद को खुद ही एसेस करना होगा, हमको डिसीजन खुद ही लेने पड़ते हैं। तो इसको पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा ताकि एक स्टूडेंट, एक बच्चा खुद से डिसाइड कर पाए। इसके अलावा आपको फ्रेंड्स एसेस करेंगे और आप अपने फ्रेंड्स को एसेस करेंगे। इससे भी क्या होगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस ठीक करोगे, अच्छे से ताल्लुकात बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कल को फ्रेंड्स मुझे एसेस करने वाले हैं, मार्क्स देने वाले हैं, तो ये भी एक अच्छा चीज है। इसके अलावा टीचर्स आपको एसेस करेंगे, टीचर्स आपको मार्क करेंगे, आपका बिहेवियर कैसा है क्लास में, टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये सारी चीजें को मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट फ्रेम किया जाएगा। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपनी ब्रांच नहीं खोल सकती है। तो इस बारी क्या है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो है वो अपनी ब्रांच इंडिया में खोल सकती है। लेकिन ये नहीं कि कोई भी यूनिवर्सिटी खोल ले, कि यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो उसने भी ब्रांच खोल दिया और हम फिर उस यूनिवर्सिटी को ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे। नहीं, जो कि वर्ल्ड टॉप 50 वर्ल्ड लेवल पे टॉप 50 यूनिवर्सिटीज है, तो उनको ही इजाजत होगी यहाँ पे अपनी ब्रांच खोलने में। इसके अलावा जो है कि जो एजुकेशन में हम देखते थे कि 2-4 क्लासेस का बोर्ड एग्जामिनेशन होता था, बाकी सारा कुछ स्कूल वाले खुद ही चलाते थे। तो उसको खत्म कर करके क्या किया गया कि वेरियस डिपार्टमेंट्स बनेंगे। एक डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनेगा, टीचर्स वगैरह के स्कूल में कितने चाहिए, कैसे उनको मैनेज करना है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अभी डिटेल में तो नहीं उन्होंने दिया है कि कैसे बनेंगे, लेकिन अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे। इसके अलावा जो टीचर्स के लिए है, टीचर्स के लिए भी 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, ताकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई करने के बाद नए तरीके से सारा एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व होने वाला है, तो टीचर्स को भी इसके लिए 4 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो गवर्नमेंट देखेगी कि या फेजेस में उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी या पार्ट टाइम कुछ 1-2 घंटे दिन में, और वो भी फेजेस में। हालांकि ये भी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन 4 साल की ट्रेनिंग टीचर्स को करनी पड़ेगी। तो ये थी सारी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। होप आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि कैसे अब हमारा एजुकेशन सिस्टम होने वाला है। तो इसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जो मेरे ख्याल से हैं, अगर मैं उनको शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज कि इसमें क्या है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में जो ज्यादा फोकस रहा है वो रीजनल और नेशनल लैंग्वेज की तरफ रहा है। तो इंग्लिश में कम फोकस, इंग्लिश मीडियम में की तरफ कम फोकस किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसमें इंग्लिश पे भी फोकस उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कल को हमें बाहर जाना पड़ेगा तो हम वहां पे जा नहीं सकते हैं। जैसे कि हम चाइना से आगे तो इसी स्टेज पे है कि वो ज्यादा वो अपनी लैंग्वेज में ही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वो कल को बाहर अदर कंट्रीज में नहीं जा सकते, क्योंकि उनको वहां पे पहले उनकी भाषा समझनी पड़ती है। सो इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसको इंट्रोड्यूस, इसकी तरफ भी फोकस रहना चाहिए था। इसके अलावा जो सिलेबस फ्रेम होगा उसके लिए एक सेंट्रल बॉडी तश्कील दी जाएगी, जो कि थ्रू आउट इंडिया सेम सिलेबस रहेगा। ये भी चीज एक मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें जो रीजनल डेमोग्राफी है, रीजनल नॉलेज है, उसकी तरफ तवज्जो कम दिया जाएगा। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें, अगर यहाँ पे अपना बोर्ड होता जो कि सिलेबस वो मेनली अपने रीजन की तरफ ख्याल रखती और नेशनल लेवल की तरफ भी उसको भी इंट्रोड्यूस करती। लेकिन जब एक सेंट्रल बॉडी रहेगी वो ज्यादा नेशनल लेवल पे ही तवज्जो देगी और रीजनल लेवल पे जो तवज्जो है वो कम चलाया जाएगा। और एक बात है मेरे ख्याल से, जो टीचर्स है, एक
फॉर्मेट इस पे भी होना चाहिए था कि स्टूडेंट्स टीचर्स को एक्सेस करें। ये नहीं कि स्टूडेंट्स अपनी मनमानी पे टीचर्स को एक्सेस करें, नहीं, बल्कि एक प्रॉपर फॉर्मेट उसके लिए भी गवर्नमेंट वही से अगर देते, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती, जिसके तहत स्टूडेंट्स ये डिसाइड करते कि हमारा टीचर कैसा है, तो उनको भी थोड़ा एक्सेस किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स भी जैसे टीचर्स भी अपने आप में बेहतरी लाते। तो ये थी हमारी सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आई होप आप थोड़ा सा इससे अंदाजा लगा चुके होंगे कि कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम होने वाला है, और आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे। तो इसके अलावा हमें पता है कि जैसे रिसेंटली AICTE ने भी एक नोटिफिकेशन निकाली, अब इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स फिजिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल बाद में चेयरमैन AICTE ने इसमें कुछ और एक बयान नहीं, हम ब्रिज कोर्सेज कहेंगे और कॉलेज पे ये फोर्स नहीं करेंगे कि ये इसको मैंडेटरी मत रखो। तो इस पे इख्तिलाफ चल रहा है, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। वेरियस टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज अब कैसे चलेंगे, उसमें भी अमेंडमेंट्स आएगी, उन पे भी बात करेंगे। तो आगे इन चीजों पे हम बात करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।